आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफ़र फरीद। इस वक्त मैं ज़िला कठुआ तहसील बनी के डुग्गन इलाके में मौजूद हूं और मेरे साथ जो बुज़ुर्ग आप तस्वीर में देख रहे हैं ये पिछले कई सालों से एक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई बार मीडिया में अपनी परेशानी अपनी फरियाद बता चुके हैं लेकिन इनके मसले का हल नहीं हो रहा। आज हम इनके पास पहुँचे, इनसे जानेंगे कि इनकी परेशानी क्या है इनका मसला, सुनते हैं इन्हीं से। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और बताएं कि ये मसला कितने सालों से चल रहा है और मसला है क्या। शुक्रिया जाफ़र साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इतने दूर से आप रास्ता तय करके आए इस गरीब इंसान की फरियाद सुनने के लिए, तो मैं बात यही कहूँगा कि हमारे हिस्से जो हैं पंचायत के थ्रू 40 साल से हुए हैं, तो उसमें 40 साल के बाद हमारा लड़का जो है वो तकरीबन आज 6 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, वो खुदकशी के साथ मजबूर करके इन्होंने उसको भी जैसे कैसे भी करके इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद ये मेरी ज़मीन को हड़प करना चाहते हैं, मेरा पूरा परिवार इन्होंने ख़त्म कर दिया है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये लोग हैं कौन, इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है सर, ये एक है मोहम्मद हुसैन वल्द आदू, छरोडी का रहने वाला है। दूसरा है गुलजार अहमद वल्द रमज़ान, ये डुग्गन 3 नंबर वार्ड में रहता है। अच्छा, तीसरा नंबर है ये सरफराज गनाई है, ये इसका नाम सरफराज गनाई वल्द सफदर अली, ये भी छरोडी का रहने वाला है। ये छरोडी के रहने वाले हैं और आप जो हैं वो डुग्गन के रहने वाले हैं। तो फिर आपकी ज़मीन के साथ इनका क्या मसला है? क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? ये हमारे साथ ये ज़्यादती जिद कर रहे हैं। इसमें बड़ी तज्जुब की बात है कि उनके हम रास्ते में नहीं भी आते हैं, कोई हमारे उनका लेना नहीं देना नहीं है, कुछ नहीं है, और ये इनका काम ही यही है औरतों को बेचना। ये पहले भी हिमाचल में ये रेप के केस में फंसा था, तो उधर भी हमने इसकी ज़मानत 50,000 रुपये दे के करवाई थी, तो आज तक हमें वो पैसा भी नहीं मिला। उसके बाद जब लड़का हमारा ये शहीद हो चुका था, वो 2 महीने जम्मू बख्शी नगर में भर्ती किया गया था। 13-14 लाख रुपया हमारा उधर खर्चा हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये 40 साल से हमारे ये हिस्से हुए थे, तो उसके बाद ये हमारा लड़का जो डेथ हुआ था, हमारा 13-14 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ था, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास कुछ नहीं बचा था, मेरे पास इतना कर्ज़ा मैं कहाँ से देना था, मैंने कर्ज़ा उठा के लिया था, ये मास्टरों से लिया था, तो मैंने उस पैसे में उनके लिए मैंने कुछ जगह दी, तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया 3-4 साल के बाद। इन 3 लोगों ने आपके ऊपर उसके बाद अटैक करना शुरू कर दिया सर। अच्छा, फिर जब ये कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी तहसील में जाते हैं, कभी ये थाने में जाते हैं, ज़बरदस्ती से ये हमें रिहासमेंट कर रहे हैं। रात को ये पथराव करते हैं, कभी दिन को ये रिहासमेंट कर रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। हम अपनी हिस्से के ऊपर कायम हैं, हम किसी के हिस्से के ऊपर नहीं है। अपना हिस्से के मैंने ये अपने शहर से मैंने दी है जगह, फिर भी इनको मैंने कहा है कि जो पैसा हमने लिया है उसको दे दो, वरना ऐसे फ्री नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कि हमें ना आपके काबिल रखनी है, ना किसी के काबिल नहीं रखनी है, ये फ्री में ये ऐसे नहीं मिलेगी। अब तो एक लड़का मेरे पास बचा जिसके पास मैं रहता हूँ, उसको भी धमकी दे रहे हैं ये 3 आदमी, ये सरफराज और मोहम्मद हुसैन और गुलजार अहमद, ये धमकी दे रहे हैं कि हम खा पी ले, जो खाना है खा ले, हम तुझे जैसे पहले लड़का मारा था वैसे इसको भी ये तड़फा के मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। रात दिन करके ये हमें ये रिहासमेंट कर रहे हैं। मैं अकेला रहता हूँ कि चक्की के ऊपर, रात को आके ये पथराव करते हैं, रात को आके ये धमकियाँ देते हैं,
कभी किसी के पास आते हैं, कभी किसी के पास चलते हैं। आज भी ये बनी में देखे मैंने दिया, ये पता नहीं कौन सी गया कंप्लेंट कर रहे हैं। झूठा इनका पेशा यही है कंप्लेंट करने का। पहले भी इन्होंने नायब तहसीलदार डुगन सुदेश कुमार तहसीलदार बनी, पुलिस के ख़िलाफ़ इनके पूरे डिपार्टमेंट इन्होंने तंग कर दिया है और लोगों को परेशान कर दिया है। पहले भी इन्होंने ये गौकशी के बारे में, ये पहले भी ये मोहम्मद हुसैन बनी में फंसा था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा ये इनका दिल बहुत बढ़ गया है, इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। इतना अंधेर नगरी हो चुकी है कि हमें ख़तरा हो चुका है। एक लड़का बचा, उनको भी धमकी दे रहे हैं कि हम, तू जो खाना है खा ले, हम आपको भी उठा देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन के हिस्से जो हैं वो 40 साल पहले हुए हैं जी। तो वो हिस्से किसके साथ हुए हैं? उन 3 में से कौन सा शख्स जो है वो आपका कुछ लगता है जिसकी वजह से वो आपकी ज़मीन पर जो है वो एतराज़ कर रहे हैं? कोई उनमें से आपका कुछ लगता है, आप कहते हैं कि वो शिरोडी के हैं? ये गुलजार है हमारा, ये सका भाई है, ये एतराज़ कर रहा है, कहता है कि मैं इन मास्टरों को जगह नहीं दूंगा। अगर नई जगह देता है तो जिस वक्त जब मेरा लड़का उधर मजबूर मरने के काबिल उधर पल में फंसा हुआ था हॉस्पिटल में, तो उस वक्त क्यों नहीं शहीद वो ये शरीक हुआ? क्यों नहीं शरीक हुआ उस वक्त? अगर इसको ज़्यादा भूख थी ज़मीन की तो उस वक्त पैसे देने थे ना, इसने क्यों नहीं दिए थे इसने उस वक्त? मुसीबत के टाइम पर इसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जब ये मतलब निकल गया, मास्टरों ने पैसे दिए, उन्होंने मेरे लिए चंदा भी उगराया था, उन्होंने ये गुनाह किया था। लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, इनके बच्चे मास्टर के रात दिन करके ये हॉस्पिटल में पैसे पहुंचाने के लिए आते थे। 3-3 महीने की तनख्वाहें निकाल के दी। बड़े लड़के ने पैसे बच्चों के बहू के पैसे निकाल के हॉस्पिटल में पहुंचाए। आज इसका उसको धमकी दे रहे हैं, क्यों? कि क्या मेरी माँ ने वसीयत दी है। 9 साल हमारी माँ जो है बड़े लड़के के पास रही, इसने धक्के मार के गुलजार अहमद ने इसको माँ को निकाल दिया था। जब माँ गुजर गई तो ये जनाजे पर के नहीं आया, मिट्टी देने के लिए भी नहीं आया। इसका आगे क्या बोल सकता हूँ मैं? जब मेरे वास्ते तो अंधेर नगरी हो चुकी है कि कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब के पास भी, डीसी साहब के पास भी, बनी SHO के साहब पास भी, SDM साहब के पास भी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के पास हमारी गुजारिश है कि इसकी सुनाई की जाए। क्यों हमें ये रियासमेंट कर रहे हैं? जिन बुज़ुर्ग के साथ अभी हमने बातचीत की, उनके एक लड़के जिनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये सारा किस्सा कि क्या है, कब से चल रहा है और अभी इनके साथ क्या हो रहा है। आप बताएं हमें पूरा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हम डुगन के इलाके के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 3 में रहते हैं। तो 5 साल पहले यहाँ पर रोड कोई नहीं थी। रोड आई तो उसके बाद हम दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ीदार आदमी हैं। तो हमने ये तय किया कि जब रोड में जगह जाने लगी तो हम लोगों को SDM ने, इन्होंने सब ने कहा कि आप लोग भाई वहाँ पर अपना एक खोखा बना लो तो आपकी जगह बच जाएगी। इन्होंने उस वक्त भी हमारे ऊपर वार किए, उस वक्त भी हमें इन्होंने झंझोड़ा। तो हमने वो मकान बनाए वहाँ पर। इन लोगों ने वहाँ पर भी कोई रुकावट नहीं की, उस वक्त कोई रुकावट नहीं आई। 6 दुकानें बनाई मैंने, प्लस मकान बनाया। एक पुराना मकान है, एक वॉशिंग पॉइंट है। तो उस वक्त इन लोगों ने हमारे साथ कोई भी ज़ाती नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई मशवरा नहीं किया, कोई कुछ पूछा नहीं। जबकि उसके अंदर जो है मेरे को वसीयत भी है, दादी के हाथ की है, 14 साल पहले की है। वो 9 साल हो गए उनको डेथ हुए। तो तब तक इन लोगों ने कोई पूछ नहीं की, कोई मांगा नहीं हमें, ना ही हमारे ऊपर कोई एतराज़ किया। जब हमारा भाई मर गया तो हम लोगों ने 6 मरले जगह दी, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने हमें तंग करने शुरू हो गए। ये सारा मसला तब से शुरू होता है कि जब आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो किसी को दी, यानी बेची, क्योंकि वो मजबूर थे अपने बेटे के इलाज के पैसे के लिए। जब उन्होंने वो ज़मीन बेची उसके बाद ही ये सारा मामला शुरू होता है। उसी के बाद ये शुरू किया गया है। इन लोगों ने उसी टाइम से शुरू किया जबकि हमारे भाई की डेथ हुई। और इन लोगों ने जो जगह ली तो इन लोगों ने अपने नाम करवाई,
एक के तो अभी नाम भी नहीं हुई है और बाकियों के नाम पे हो गई है। उन लोगों ने पैसे दिए हैं, उन्होंने तो नाम करवानी है, उनका तो हक है उस पर, क्योंकि उन लोगों ने पैसा दिया। वो उनका कहना ये भी रहा कि अगर आपस में आप लोग ठीक रहते हो, अगर इस जगह की वजह से आपके साथ अगर कोई झगड़ा लड़ाई है तो हम उसे वापस देते हैं। हमारा जो है, जो हमने लगाया है, जो दिया है, वो उसे कोर्ट में दे दें और केस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बनी में जाके कोर्ट में ये केस कर देते हैं। केस करने के बाद 2-3 साल हो गए हैं केस चलते हुए, केस भी चल रहा है, हम उसको भी भुगत रहे हैं। एक स्टे हमारा वकेट हो चुका था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने ले जाके कठुआ में फिर से दोबारा स्टे को तामीर करवा दिया। तो ना ही हमने कोई काम किया, ना ही कोई हमने कोई बात की, ना ही कोई कुछ है। पहले से बना हुआ है, पहले के बने हुए में बैठे हैं हम, तो उसके अंदर भी नहीं बैठने देते हैं। उसके अंदर भी हमें बोलते हैं कि आप लोग ये फलां बात कर रहे हैं, फलां बात कर रहे हो, पैंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उसके अंदर भी हमें चैन नहीं देते हैं ये। नहीं, आपका जो हिस्सा है, जो आपकी ज़मीन जी, है, जी। आपके वालिद साहब ने कहा कि उसके 40 साल पहले जो है वो उसके हिस्से कर चुके हैं। वो हाँ, एक हिस्सा शायद इनके भाई, जिनका नाम ये गुलजार जी, बता रहे हैं, जी, जी। उनको दे दिया गया है, और जी। एक हिस्सा जो है वो आपके वालिद साहब को दे दिया जी, गया जी, है। जब वो हिस्से हो चुके हैं तो फिर किस चीज़ पर एतराज़ है? वो फिर इसी चीज़ के ऊपर एतराज़ कर रहा है कि वो बोल रहा है कि ये सारी जगह जो है मैं रखूँगा, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। हालांकि उसमें हमारे पास सबूत भी हैं, हर एक चीज़ है, कोर्ट का लिखा हुआ भी है, कोर्ट में हमें दिए गए हैं कागज़। ये नहीं कि हम लोगों ने चोरी से बनवाए या चोरी की है, सामने है ये, हर एक चीज़ कागज़ है, प्रूफ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें धमकाया जा रहा है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मसला कितने सालों से जो है वो कोर्ट में और तहसीलदार के पास या पुलिस के पास कितने सालों से चल रहा है? ये केस जो है अभी 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। 4 सालों से ये केस हल होने को क्यों नहीं हो रहा? सच्चा कौन और झूठा कौन है? वही मैजिस्ट्रेट इसका पता लगाएं, और अगर हम झूठे हैं तो सारी दे दें इनको ही। अगर हम गलत में ठहराए जाते हैं तो इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर हमारा हक है तो हमें दिया जाए, हमारा हक जो है उसे ना किया जाए हमारे साथ। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम दिहाड़ी लगा के रोटी खाने वाले हैं, तो हम केस में नहीं भी भुगत सकते हैं अब, क्योंकि हम दिहाड़ी लगाते हैं तो शाम को रोटी प्यादा होती है। अगर ऐसे ही केस भुगतते रहेंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो बची हुई भी है ये भी बिक जाएगी इसी हिसाब से। तो अगर बेचनी है तो रोकनी कहाँ से है, उल्टी और जा रही है। अगर 2-4 साल या 5-7 साल और रहता है ये केस, तो ये बचेगी थोड़ी नहीं, ये बिक जाएगी सारी। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, मैजिस्ट्रेट के पास हमारी गुजारिश है, सब महकमे के पास हमारी गुजारिश है कि हमें इसका इंसाफ दिया जाए। अगर हमारे अंदर कोई गलती निकलती है, हमारे कागज़ में कोई गलती निकलती है, हमारे बिरादरी जो भी इतने लोग हैं यहाँ पर, हमारे बाशिंदा लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि हमारा राइट नहीं है तो हम ज़्यादती नहीं करेंगे उसके ऊपर। अगर हमारा राइट है तो हमें दिया जाए। ये सब मैजिस्ट्रेट के पास हमारी ये रिक्वेस्ट होती है। जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास हमारी ये रिक्वेस्ट आती है कि हमें इसका इंसाफ दिया जाए। 24 घंटे हमें तंग किया जा रहा है, 24 घंटे हमारे को भगाया जा रहा है इधर उधर। ना ही हम दिहाड़ी लगा सकते हैं, ना ही हम कहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई हो इस बात की। नाज़रीन, अभी हमने जो मामला ये 2 फरीक के बीच है, जिनमें एक तरफ तो 3 इंसान हैं और एक तरफ सिर्फ एक ही आदमी जो है वो गरीब है, जो अपनी सुनवाई करने के लिए पिछले कई सालों से जो अपना मुतालबा उठा रहा है, लेकिन इनका मसला हल नहीं हो रहा। कभी तहसीलदार के पास, कभी पुलिस के पास, कभी कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा है। एक अनपढ़ इंसान और इनका एक बेटा, जिसको भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, और इनका कहना है कि रात को इनके ऊपर पथराव होते हैं और दिन को भी इनको डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि तुम खा पी लो। इसका मतलब है कि इनको किसी भी वक्त खतरा है। कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते, तहसील के चक्कर काटते और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते ये लोग थक चुके हैं। इनका कहना है कि जब भी हम बनी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम ज़मीन बेचकर अपने इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन जो है वो बिकी जा रही है, बिकती जा रही है लगातार, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। वो लोग मानने को तैयार ही नहीं। ये लगातार गुजारिश कर रहे हैं, पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन बनी से भी इस चीज़ की गुजारिश करते हैं कि इनका मसला जो है वो हल किया जाए। अभी एक फरीक जो है वो, इनके साथ हमने बातचीत की,
दूसरे फरीक के लोग भी अगर इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उनको पूरी इजाज़त है कि वो हमसे बातचीत करें।